नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है और अगर वो इस पर कुछ बोल दें तो बीजेपी उनकी जुबान काट लेगी। और पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल कि ये केशव जी का गृह जनपद है और वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कैसे आप लोग चुनाव जीत पाएंगे? तो राजभर ने कहा कि केशव के नाम रजिस्ट्री नहीं है, अगर हिम्मत है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और 27% आरक्षण को लेकर जुबान काट लेगी बीजेपी। इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता बीजेपी में सबके सब लोडर है और इनकी औकात नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा कि बांदा में 13 लोगों की भर्ती होती है, जिनमें 11 ठाकुर की भर्ती होती है और वहीं उनकी जुबान खुली। और वहीं डिप्टी सीएम है ना केशव मौर्य के उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर चुटकी लेते हुए राजभर ने कहा कि डिप्टी का मतलब जानते हैं, उप माने चुप। बीजेपी के लोगों ने चुप करा कर रखा है। और वहीं ओम प्रकाश राजभर जब तक बीजेपी में थे तो डांट कर रखा था और उन्होंने कहा कि सपा के साथ सुबह सपा का गठबंधन होने से सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है और राज्य की सरकार 60 पैसे प्रति यूनिट में बिजली खरीदती है और इसी बिजली को ग्रामीण इलाके में 7 रुपए और शहरी क्षेत्र में 8 रुपए में बेची जा रही है। और हमारी सरकार बनने पर 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। और वहीं पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ गुजरातियों का कर्जा माफ किया है और मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और अब देखिए कि बुरे दिन में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और अब अच्छे दिन है तो 1000 में सिलेंडर मिल रहा है। और वहीं जातिगत जनगणना पर राजभर ने कहा कि सन 1931 आज़ादी के पहले जातिवाद जनगणना हुई थी और 90 साल हो गया। और वहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के व्यवस्था दिए कि संविधान में हर 10 साल में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बेईमान सरकार सत्ता में बैठे लोग हम लोगों की गिनती नहीं कराते। अगर प्रजापति की बात करें तो पूरे यूपी में 1 करोड़ ज्यादा वोटर हैं। और वहीं यूपी के कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में तो 6 नए मामले सामने आ गए और वहीं लगातार बढ़ रहे मामले ने प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी और अब सचिव द्वारा आपात बैठक भी बुलाई गई है। और चिंता की बात यह भी है कि कानपुर के चकेरी क्षेत्र में ये मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जीका का प्रसार काफी तेजी से हुआ है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6 मरीजों में से 4 महिलाएं जीका का शिकार हुई हैं और अभी के लिए सभी मरीजों को या तो एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है या फिर उन्हें काशीराम के अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। और वहीं संचारी रोग विभाग के डायरेक्टर मेजर जीएस बाजपेयी बताते हैं कि शहर में 22 तारीख को पहला जीका मरीज मिला था और अब ये आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा है। और वहीं मरीजों को एयरफोर्स हॉस्पिटल और काशीराम में भर्ती कराया गया और काशीराम में मरीजों के लिए एक वार्ड बनाया गया जिसमें मच्छरदानी के अंदर मरीजों को रखा जा रहा है। और सभी लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घर में पानी को कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दे। और वहीं वाजपेयी ने जोर देकर कहा कि किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सभी मरीजों की स्थिति अभी ठीक बनी हुई है और उनकी नज़रों में अलग लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा तो जीका पर भी काबू पा लिया जाएगा। और वैसे अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 10 जीका मरीजों में भी तो 3 तो एयरफोर्स कर्मी हैं और वहीं बाकी बचे 7 सिविलियन हैं। और अब क्योंकि मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेड बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में काशीराम में जीका मरीजों के लिए एक अलग वार्ड भी बना दिया गया। और जीका वायरस की बात करें तो ये भी मच्छर के जरिए फैलता है और कई लक्षण भी डेंगू जैसे ही रहते, लेकिन ये ज़्यादा घातक और जानलेवा साबित होता है। बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द कुछ कॉमन लक्षण है जो जीका वायरस से संक्रमित इंसान देखे जा सकते हैं। और वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और लगातार छठी बार दाम बढ़कर दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 110 रुपये प्रति लीटर के नजदीक पहुंच गया। और वहीं सोमवार सुबह जारी रेट लिस्ट के मुताबिक
पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 109 रुपये 59 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे लीटर हो गई है। और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गई। और वहीं कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में पेट्रोल अब 110 रुपये 15 पैसे और डीजल 101 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और इसके अलावा वहीं चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के भाव 106 रुपये 35 पैसे और डीजल 102 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर हो गया। और तेल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतें अब पिछले 38 दिनों में से 30 बार बढ़ी है, जिसमें दिल्ली में इसकी खुदरा कीमतों में इस दौरान 9 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और डीजल की कीमत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में तेल अब 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर भी मिल रहा है। और वहीं आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर महिला वोट बैंक पर है और महिलाओं के वोट को साधने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े ऐलान कर दिए। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट और छात्रों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का दाव चल चुकी हैं। और वहीं अब प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया और सोमवार सुबह घोषणा पत्र को जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए। और प्रियंका गांधी ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि यूपी की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है और कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया। और प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। और वहीं घोषणा पत्र के मुताबिक नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति और 1,000 रुपये हर महीना वृद्ध विधवा पेंशन और विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया गया। और साथ ही कांग्रेस ने छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी वादा किया है। और वहीं तेल की बढ़ती कीमतों से पहले ही आम जनता परेशान है और अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। और कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 266 रुपये की बढ़ोतरी हो गई और दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 2,000 रुपये हो गई है और पहले 1734 रुपये थी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी और दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,693 रुपये से बढ़कर 1,734 रुपये हो गया था। और वहीं कोलकाता में 1,805 रुपये और मुंबई में 1,685 रुपये और चेन्नई में 1,867 रुपये हो गया था। और वहीं 6 अक्टूबर को सरकारी तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में भी इजाफा किया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा गोवा में कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान पर उनकी आलोचना की है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता ने उस पार्टी के विरोध में बयान दिया जिसने हम हमेशा उनका समर्थन किया। और वहीं चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बनर्जी बीजेपी की एजेंट के तौर पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि विपक्षी एकता की वकालत करने वाली ममता बनर्जी ने अतीत में बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया था और एनडीए की सरकार में मंत्री क्यों बनी थी। और दरअसल जिस दिन राहुल गांधी गोवा में अपनी पार्टी का प्रचार करने गए थे उसी दिन बनर्जी ने कांग्रेस की आलोचना की थी और शनिवार को बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत होंगे। और तृणमूल अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि देश इसलिए भुगत रहा है क्योंकि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है। और बनर्जी के आरोप पर तीखी
प्रतिक्रिया देते हुए बहरामपुर से सांसद चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि आप अब बीजेपी की एजेंट बन गई है और कृपया याद करें कि अतीत में बीजेपी के साथ गठबंधन किसने किया था और एनडीए मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन था, और अब आप कांग्रेस की आलोचना कर रही हैं जिसने हमेशा आपका समर्थन किया। अगर कांग्रेस के समर्थन के बाद भी आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं तो क्या बंगाल के लोग ऐसा कर पाएंगे? जैसा व्यवहार आप कांग्रेस के साथ करें, क्या वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करेंगी जिन्होंने आपको 3 बार जिताया है? और बनर्जी ने शनिवार को कांग्रेस के बारे में कहा था कि मैं अभी सब कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे और कांग्रेस की वजह से मोदी जी और ताकतवर हो जाएंगे। अगर कोई फैसला नहीं ले सकता तो इसका खामियाजा देश क्यों भुगते? और उन्होंने अतीत में अक्सर मिला था और बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बजाय वो मेरे लिए और मेरे राज्य में मेरे विरुद्ध लड़े। और टीएमसी ने घोषणा की है कि वो गोवा में अगले साल होने वाले चुनाव में 40 सीटों पर लड़ेंगी। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस के विरुद्ध टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर रविवार को चिंता प्रकट की और कहा कि वो अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान ये विषय उठाएंगे। और ठाकरे ने यह भी कहा कि टीकों की अनुपलब्धता के कारण टीके लेने में लोगों की हिचक भी एक बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से हिचक छोड़कर टीका लगवाने का आह्वान किया और दक्षिण मुंबई के पोश मालाबार हिल इलाके में अपने सरकारी आवास वर्षा में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति पर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि भी थी। जब उनसे इस महामारी से निपटने की उनकी सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम इस पर काम पर पूरा ध्यान लगाएंगे कि अधिक से अधिक लोग टीका लें और राज्य में चिकित्सा अवसंरचना बढ़े। और उन्होंने कहा कि लोग बूस्टर डोज की बात करें, पहले हम सुनिश्चित कर लें कि सभी को दोनों खुराक लग जाएं। और ठाकरे ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली है। और उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर लोग कोविड उपयुक्त आचरण करें और जिन्हें दोनों खुराक लग चुकी है वो भी मास्क लगाते रहें। और मुख्यमंत्री ने आर्थिक कठिनाई पहुंचाए बगैर महामारी के दौरान कुछ खास गतिविधियों को अनुमति देने का सोचा समझा जोखिम उठाने की भी बात कही है। और वहीं सीएम कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी 3 नवंबर को 39 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं जहां कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण बहुत सुस्त है। और इस बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली खुराक लगी है और दूसरी खुराक की रफ्तार भी धीमी है। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में तो क्लासेस शुरू भी कर दी गई है। और अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू करने की घोषणा की और राजधानी में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर सभी स्कूल कॉलेज खुले। और हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50% से अधिक उपस्थिति नहीं हो। और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए जिसमें कहा गया कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाएं, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। और स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और साथ ही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 98% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। और इसके अलावा आज से ही सिनेमाघरों को पूरे क्षमता से खोले जाने की घोषणा भी की गई है और दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। और इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खोलने की इजाज़त थी। और दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने आज से
दिल्ली में छूट बढ़ाई है और नए दिशा निर्देश के अनुसार शादी समारोह या किसी गैदरिंग में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी दी गई है और अभी तक 100 की ही इजाज़त है। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में अब भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 बंद होने के 18 महीने बाद यानी रविवार को फिर से खोल दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से उड़ान का संचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि अब कोरोना से राहत है और वहीं कोरोना के प्रभाव को कम होता देख दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 को 25 मई को खोल दिया गया था और इसके बाद 22 जुलाई को टर्मिनल 2 को दोबारा शुरू किया गया था और अब से टर्मिनल 1 को भी दोबारा से खोल दिया गया। और कोरोना पर काबू पाए जाने के बाद टर्मिनल 1 को 18 महीने के बाद यानी कि 31 अक्टूबर 2021 को फिर से खोला गया है, जिससे डोमेस्टिक ऑपरेशन को 100% तक दिल्ली से ऑपरेट किया जा सकेगा और दिल्ली के टर्मिनल 1 से स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ानें संचालित होती हैं। और कोविड संकट से पहले भी टर्मिनल 1 स्पाइस जेट और इंडिगो के लिए ही निर्धारित था और टर्मिनल 1 पर भी यात्रियों को कई दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और एयरपोर्ट पर मास्क को अनिवार्य किया गया है और कोरोना की अन्य सभी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा उड़ानें टर्मिनल 3 से होती है, जिसके चलते एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और वहीं टर्मिनल 1 के खोले जाने के बाद यात्रियों की भीड़ उमड़ गई है और वहीं टर्मिनल 1 खुलने के बाद टर्मिनल 3 पर कोविड गाइडलाइन के हिसाब से भीड़ अधिक नियंत्रित हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है और वो अपने रिश्ते को बेहतर समझने के लिए लिव इन में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सोसाइटी और बाकी चीज़ों का डर बना रहता है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। और अब कोर्ट ने कहा है कि शादी से पहले लिव इन में रहना अपराध नहीं है और अलग अलग राज्यों की अदालतें के दावा इस मामले में क्या कुछ खास कहा है कोर्ट ने, रिपोर्ट में देखिए। लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी किए बगैर लंबे समय तक एक साथ रहने पर बार बार सवाल उठते हैं। किसी की नजर में ये मूलभूत अधिकारों और निजी जिंदगी का मामला है तो कुछ इसे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के पैमाने पर तौलते नजर आते हैं। एक ताजा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 2 वयस्क जोड़ों की पुलिस सुरक्षा की मांग को जायज ठहराते हुए कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दिए राइट टू लाइफ की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा था कि 2 साल से अपने पार्टनर के साथ अपनी मर्जी से रहने के बावजूद उनके परिवार उनकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हैं। पुलिस उनकी मदद की अपील को सुन नहीं रही है और कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप को पर्सनल ऑटोनॉमी के चश्मे से देखने की जरूरत है, न कि सामाजिक नैतिकता के धारणाओं से। भारत की संसद में लिव इन रिलेशनशिप पर कोई कानून तो नहीं बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए ऐसे रिश्तों की कानूनी दर्जे को साफ किया है। इसके बावजूद इस तरह के मामलों में अलग अलग अदालतों ने अलग अलग रुख अपनाया है। कई फैसलों में लिव इन रिलेशनशिप को अनैतिक और गैर कानूनी करार देकर पुलिस सुरक्षा जैसी मदद की याचिका को बर्खास्त कर दिया गया। 15 साल पहले आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि वयस्क होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी के लिए आजाद है। इस फैसले के साथ लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। अदालत ने कहा था कि कुछ लोगों की नजर में अनैतिक माने जाने के बावजूद ऐसे रिश्ते में रहना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले का हवाला साल 2010 में अभिनेत्री खुशबू के प्री मैरिटल सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ और समर्थन में दिए बयान के मामले में दिया था। खुशबू के बयान के बाद उनके खिलाफ दायर हुई 23 आपराधिक शिकायतों को बर्खास्त करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के सामाजिक ढांचे में शादी अहम है, लेकिन कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते और प्री मैरिटल सेक्स को सही मानते हैं। आपराधिक कानून का मकसद ये नहीं है कि लोगों को उनके अलोकप्रिय विचार व्यक्त करने पर सजा दी जाए। साल 2006 में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अडल्ट्री यानी व्यभिचार गैर कानूनी था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मिली आजादी उन मामलों पर लागू नहीं होती जो शादी के बाहर संबंध यानी अडल्ट्री की श्रेणी में आते थे।
शादीशुदा व्यक्ति और अविवाहित व्यक्ति के बीच या फिर दो शादीशुदा लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप कानून की नजर में मान्य नहीं था। फिर साल 2018 में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री कानून को ही रद्द कर दिया। याचिका दर्ज करने वाले वकील कालेश्वरम राज ने बताया था कि इस फैसले से लिव इन रिलेशनशिप पर असर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अब कोई लिव इन रिलेशनशिप इस वजह से गैर कानूनी नहीं करार दिया जा सकता कि वो अडल्ट्री की परिभाषा में आता है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2006 और 2018 के फैसले एकदम साफ हैं। संविधान के आर्टिकल 141 के तहत उतनी ही मजबूत कानून है जैसे संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून। लेकिन देश की अदालतों में शादीशुदा व्यक्ति के बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में होने की सूरत में कई बार उनके रिश्ते को अब भी गैर कानूनी बताया जाता है। इसी साल अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की एक याचिका बर्खास्त कर दी और 5,000 रुपए जुर्माना लगाते हुए कहा, ऐसे गैर कानूनी रिश्तों के लिए पुलिस सुरक्षा देकर हमें उन्हें इनडायरेक्टली मान्यता नहीं देनी चाहिए। इसके फौरन बाद आए राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में भी ऐसे रिश्ते को देश के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ बताया गया। कालेश्वरम राज कहते हैं कि कानून की जानकारी और समझ का अभाव एक बड़ा मुद्दा है जो आम जनता, पुलिस सबके बीच व्याप्त है। 2018 के अडल्ट्री के फैसले के एक साल बाद भी जब मैंने उत्सुकतावश भारतीय दंड संहिता पर बाजार में उपलब्ध कुछ किताबों पर नजर डाली तो पाया कि सेक्शन 497 को उनमें से हटाया नहीं गया था। कई निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ध्यान में रखते हुए सुनवाई कर भी रही हैं। इसी साल सितंबर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक अविवाहित महिला और एक शादीशुदा मर्द ने उनकी पत्नी और परिवार से पुलिस सुरक्षा की याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट पुलिस कोर्ट के अडल्ट्री को रद्द करने वाले फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला दिया गया और पुलिस को सुरक्षा मुहैया करने की हिदायत दी गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई गुनाह नहीं है और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादीशुदा व्यक्ति ने तलाक की कार्रवाई शुरू की है या फिर नहीं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।